ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। फिर ग्रुप आप जैसा गुस्सा वाला हो, सर मुझे बाहर नहीं जाना है, जैसे ये वाला होगा, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल आगे देखिए दिखाई दे रहा है, तो आप इसके रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम साइड आके जिधर से लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है उधर आके जुड़ रहा है, तो ये बोलते हैं इसको रिटेंशन। कि ये बीटा एलिमिनेशन मैंने पढ़ा था कि नहीं, कभी पढ़ा था, याद ही नहीं आया। कि हमको ऐसे हेलो एल्केन के बारे में सोचना है कि जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, उसको KOH के साथ मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराना है, हीट करना है। जब आप हीट कर दो, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन, हेलो एल्केन्स का केमिकल रिएक्शन। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो थोड़ा सा उसको रिकेप करते हैं कि मीन्स हमने क्या स्टडी किया था और कैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको प्रॉपर्टी हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स वाटर में सॉल्युबल होता है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हमने उस दिन डिस्कस किया था आपके साथ कि जो मोस्ट ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स होते हैं जिसके पास कलर होता है। रीज़न क्यों कलर होता है, क्योंकि अगर उसको एक्सपोज करोगे आप सनलाइट में, अगर आप उसको रखोगे तो वो क्या करेगा, कुछ लाइट इमिट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, आपको दिखेगा कि ये कलरफुल होता है। जस्ट लाइक ये ब्रोमो कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, या फिर आयोडो कोई कंपाउंड होगा तो वो कलर शो करेगा। ठीक है, जो लोअर होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन वो कलर नहीं शो करते हैं, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, अच्छे से डिस्कस किया था। और इसका जो स्मेल होता है बहुत स्वीट होता है। जस्ट लाइक अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हो ना तो आपको लगता है थोड़ा सा और फील किया जाए, ठीक है, बट अगर कहीं टायर जल रहा हो तो आप वहाँ पे फील करोगे, वापस नहीं फील करोगे। तो ये क्या होता है, स्वीट स्मेल का होता है। चलिए नेक्स्ट में हम डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पोलर बॉन्ड्स के बारे में। ये जो पोलैरिटी होती है, बेसिकली जो पोलर बॉन्ड होता है ये दो एटम्स होते हैं। एक होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ये प्रॉपर्टीज होता है, वो बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ये प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। फिर बच्चा लोग क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड किया है वो कंप्लीट शिफ्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो यही क्वेश्चन होता है। तो ये कंप्लीट शिफ्ट नहीं होता है। अगर ये कंप्लीट शिफ्ट हो जाता देन आफ्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये पोलर बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये पोलैरिटी डेवलपमेंट होती है। तो पोलैरिटी डेवलप होती है अगर आप इसमें वाटर डिजोल्व क्यों नहीं होता, ये पूछा जाता है कि ये हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स होता है वो वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता है। बेसिक सा रीजन यही है कि वाटर में डिजोल्व होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना कंपलसरी है, कि हमको हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब जाके ये वाटर में डिजोल्व होगा। ठीक है, अब समझा जाता है कि अगर ये वाटर में डिजोल्व कब होगा, ठीक है, कौन से ऐसे, लेट सपोज एक सेकेंड, हाँ, ये पोलैरिटी को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे ये मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जस्ट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लार्जर द हैलोजन हैव मोर इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली दीज क्रिएट द स्ट्रॉन्गर वंडर वॉर्स फोर्स, या फिर आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसकी वजह से लार्जर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, तो लार्जर क्या है, ये थोड़ा सा ट्रेंड मिस्टेक हो गया है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है ना, फ्रॉम द अप साइड टू लोअर साइड अगर आप जा रहे हो तो आपको दिखेगा कि जिसका धीरे धीरे जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर लार्जर मॉलिक्यूल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लार्जर होगा। इसको कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांचिंग रूल्स, अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि आपको समझना होता है कि हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन्स है, उसके पास दो कंडीशन होता है, या तो वो ब्रांच के साथ कनेक्ट हो, ब्रांच चेन बनाता हो, या फिर स्ट्रेट चेन बनाता हो। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट ये टर्म समझना है कि अगर हमारे पास ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन दोनों हैं तो किसका हायर सरफेस एरिया होगा और किसकी बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ये हमको कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखिए हमारे पास क्या है, ये लेट सपोज एक सेकेंड के लिए आप इसको सोचो कि ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स का स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और फिर इसको आप विजुलाइज करो, ये क्या है, ब्रांच चेन। अब आप बताओ कि आपको सरफेस किधर सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो आपको सरफेस एरिया इस साइड आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है।
दैट्स वाई यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है इस जो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइयर होगा, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। रीजन क्यों, क्योंकि इसके पास सरफेस कम दिख रहा है रिएक्शन करने के लिए ना, इसके पास सरफेस ज्यादा है ना, तो इसलिए ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हाइयर होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो ब्रांचिंग में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, ड्यू टू देयर सरफेस एरिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट में हम डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अलग अलग इफेक्ट शो करता है। बेसिकली कि जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डिस्कस कैसे करता है, डिपेंड किस पे करता है। जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है, एक सिमेट्री होती है, एक असिमेट्री होती है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल वे में होता है तो हमको लगता है कि हाँ ये इसकी जो स्टेबिलिटी है, मीन्स अगर देखो आपको एक स्टोरी बताई गई होगी ना, यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, जब सब लोग साथ में रहता है तो क्या करता है, उसकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर लोग साथ में नहीं रहता है, कुछ इधर जाता है कुछ इधर जाता है, तो पावर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। जो असिमेट्रिक होगा उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगी वो लोअर होगी। जो सिमेट्री होगी, जिसमें सिमेट्री पाया जाएगा, जिन कंपाउंड की मॉलिक्यूल्स के बीच में सिमेट्री पाया जाएगा, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, हैलो एरियंस में मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कशन करना है। तो हैलो एरियंस का बेसिकली जब भी आप देखोगे, ये हमारा क्या होता है, आर्थो, ये हमारा क्या होता है, मेटा, ये होता है हमारा क्या, पैरा। तो बेसिकली आपको ये सिस्टमेटिक वे में समझाया गया था प्रीवियस क्लास में। मीन्स हमारा जो पैरा पोजीशन का होता है, इसमें जो क्रिस्टल की पैकिंग होती है वो लैटिस क्रिस्टल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल ये सिमेट्री होती है। ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल इनका जो क्रिस्टल होता है, जस्ट लाइक इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल पैकिंग होते हैं। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है कंपेरिजन टू आर्थो एंड कंपेरिजन टू पैरा, आर्थो एंड मेटा। क्लियर, आपको समझ में आया। तो जो हमारा आर्थो का है उसको हमने डिस्कस किया है कि आर्थो का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेरिजन टू सब जो हमारे पास मेटा है या फिर पैरा है, इसके क्या होता है, कम होता है, लोअर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में हमको डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होगा तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वाटर कौन सा है। अगर जस्ट लाइक आपसे पूछा जाए इज हेलो एल्केन डिजोल्व इन वाटर, तो सर आपको क्वेश्चन करना होगा, सर जो वाटर में डिजोल्व कर रहे हो वाटर कंडीशन क्या है, कूल वाटर है या फिर हॉट वाटर है। अगर कूल वाटर होगा तो डिजोल्व नहीं होगा, हॉट वाटर होगा तो डिजोल्व हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आप उस वाटर को हॉट करोगे, इसको हॉट करोगे ना, तो ये क्या होगा, जिसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये डिजोल्व नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी आपको दिखाया गया ना, एनर्जी दिखाया जा रहा है। लेकिन वही हैलो एल्केन्स को जब आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करना चाहेंगे, ठीक है ना, उसको डिजोल्व कराएंगे तो ये स्मूथली डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, हाँ ये सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया गया था। उसके बाद ये डेंसिटी की बात किया जा रहा है। डेंसिटी इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन इन द हैलोजन ग्रुप। जैसे आप क्या करोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से आओगे, अप टू डाउन आओगे, तो वहां पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में हमारा ये तो फिर आपका वही है कि समराइज किया गया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नोट्स आप प्रीवियस क्लासेस से बना लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड कर लीजिएगा। देन आफ्टर हम निकलते हैं अपने एक अच्छा वाले सफर पे, जहां पे हमने डिस्कस किया था क्या, हमको डिस्कस करना था केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हैलो एल्केन्स का केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सफर की तरफ, जहां पे हमको पढ़ना है क्या, केमिकल रिएक्शन। हमको केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एंड आल्सो योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ स्लोली समझना है। नोट्स आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली जो हैलो एल्केन्स में केमिकल रिएक्शन हमको इस लेवल पे पढ़ना है, वो क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन रिएक्शन विद द मेटल। जो रिएक्शन विद द मेटल, इसमें दो नेम्ड रिएक्शन आते हैं, एक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सेकंड वन है वुड्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये रिएक्टिविटी पूछा जाता है कि वाई टर्सरी कार्बोकेटायन गिव फास्टर SN1 रिएक्शन एंड वाई
प्राइमरी कार्बोकेटायन डज नॉट गिव द फास्टर SN1 रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमको क्लियर करना है, ठीक है। तो समझते हैं, नोट्स अब क्लियर कर दिएगा। देखिए, रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, कॉन्सेप्ट कौन समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, द रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स में बी डिवाइड इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरी। ऑब्वियसली जिसका मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन रिएक्शन विद द मेटल, ये नोट्स बनाने के लिए मैंने बोला। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, वो दोनों में कंपेयर करके बताया जाता है कि एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो बहुत कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्लियर करना होता है सर न्यूक्लियोफाइल है क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल वर्ड है ये है क्या। जैसे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफाइल मींस जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मींस जिसके पास प्लस चार्ज होगा, यही ना। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है, मैंने आपको क्लियर किया था ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। प्रोटॉन लवर कौन हो सकता है, जिसके पास प्रोटॉन नहीं होगा, ऑब्वियसली यही ना। अब देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल मींस, अब आप बताओ न्यूक्लियोफाइल, क्लियर करो आप, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आपको क्लास 6 में ही बता दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस लवर है मींस पॉजिटिव चार्ज लवर है। जो पॉजिटिव चार्ज लवर कौन हो सकता है सर, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, कि हम न्यूक्लियोफाइल है। जस्ट अगर हमारे सिर के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो आप दूर से देखोगे सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, मींस वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज विजुलाइज करो, अच्छा उनके सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर हुआ यहाँ से। अब हमको समझना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली इन विच न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मींस इसके पास देखो ना नेगेटिव चार्ज मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्लियर, समझ में आया। अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑब्वियसली आपको क्लियर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम एंड रिप्लेस अ लिविंग ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, ये लाइन है कि लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस अ लिविंग ग्रुप अटैच टू दी कार्बन। अब जो कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, लेट्स सपोज अभी आप रिएक्शन को साइड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, और ये हमारे पास जस्ट लाइक ये क्या है, लिविंग ग्रुप। इसको समझो कि ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा तो ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा। लेट्स सपोज कि लिविंग ग्रुप आप जैसा गुस्सा वाला हो, सर मुझे बाहर नहीं जाना है, जैसे ये वाला होगा, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिविंग ग्रुप बोलो है मुझे बाहर नहीं जाना है, जाना ही नहीं है, ये छोड़ के कार्बन को जा ही नहीं रहा है। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या ही कर लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, रिएक्शन में प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, उसको उसके साथ रिएक्शन किया जाता है। जस्ट लाइक अगर Cl को लिया जाए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लिया जाए, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है या प्रायोरिटी है ग्रुप में, ये ज्यादा होती है। दैट्स वाई अब समझो जाए, ये क्या है, सोफा है, ठीक है, और ये क्या है, आप बैठे हो सोफा पर, ठीक है। अगर आपका भाई आ रहा है तो आप सोफा से उठोगे, नहीं उठोगे। लेकिन अगर आपके पापा जी आ रहे हैं तो आप सोफा से उठ जाओगे और उनको स्पेस दे दोगे, ठीक है। तो ये मैटर कर रहा है कि आपके, ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड हो रहा है कि अगर आप हटोगे नहीं तो पापा जी आएंगे कहीं साइड बैठ जाएंगे। लेकिन ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आप पर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिविंग ग्रुप इजिली लीव कर जाए, लीव आउट हो जाए, वो मैटर करता है। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, RH, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जो RH होता है ना, वो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, जैसा कि आप हो, ठीक है ना, गुड स्टूडेंट हो। अब देखो ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास ना, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा तो ये क्या होगा, ये धीरे से बाहर हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो ये रिएक्शन में बाहर हो जाएगा। ये जनरल रिएक्शन में आप लिख लीजिएगा, इसको जनरल रिएक्शन में लिख लीजिएगा। आई थिंक आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया ना। अब इसको बैक कर दीजिए, 10 सेकेंड बैक करिए, वापस से कॉन्सेप्ट को समझिए,
ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो कार्बन की उस पॉइंट पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, जो कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये जो Cl है ना, वो सॉरी X है ना, ये बाहर हो जा रहा है, लिविंग ग्रुप इजिली बाहर हो जा रहा है। अच्छा, लिविंग ग्रुप क्यों बाहर हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना। क्योंकि आप सोफा से क्यों उठ रहे हो? क्योंकि आपके पापा आ रहे हैं ना, इसलिए आप सोफा से उठ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप मेंशन कर लीजिएगा, एक सेकेंड। CH3Br OH एंड CH3OBr, ये आप रिएक्शन मेंशन कर लीजिएगा, इजी है। मींस ये R की जगह पे एल्काइल ग्रुप पे जब आप क्या रखना है? CH3 रखना है, और X की जगह पे Br रखना है, रिएक्शन कैरी कराना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सर वो न्यूक्लियोफाइल है, कैसे हम पता करेंगे न्यूक्लियोफाइल है ये? तो मैंने सिर्फ 10 एग्जांपल लिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल के लिए, आपको इसको कॉपी करना है नोट्स में। ठीक है, नोट्स में कॉपी करना है और साथ में हमको समझना है कि सर ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है? NaOH एंड देन हमारे पास क्या है? KOH। अब ये जब ब्रेक होंगे ना, तो ये क्या होगा? K+ होगा, और ये क्या होगा? OH- होगा। ठीक है, अब ये जो OH- है, यही होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर क्या है? H2O। H2O क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है, इसके पास चार्ज तो नहीं है ना। फिर आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, सर इसके पास चार्ज नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है न्यूक्लियोफाइल? ये तो है ना, न्यूक्लियोफाइल मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया? मींस आपको समझना होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s2 2s2 एंड देन 2p4, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास? ये समझना होगा। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 6। देन आप इसका अगर बैलेंस ही फाइंड आउट करें 8 - 6 = 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2, जो कि हाइड्रोजन के साथ बना ले रहा है। बट इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्डिंग में, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है? आप बोलोगे सर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वही लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वही लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। दैट्स वाई ये हमारा जो H2 है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेम अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अभी NH3 के लिए भी सेम कंडीशन है। NH3 का आप फाइंड आउट करो, N7 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 8 - 5 3, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? 2। दैट्स वाई इसके पास क्या होगा? लोन पेयर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोन पेयर। क्लियर हुआ आपका? समझ में आया? इसके लिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। और RnH2 ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, गुड। ये हमारा क्या है? साइनाइड है। साइनाइड मींस, अब ये साइनाइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिर उसके बाद AgCN, ये भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है, और ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है, NO2 आपने देखा होगा ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा ये भी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपने कॉपी किया? गुड। नेक्स्ट में हमको डिस्कस करना है कि सर ये इसको डिस्कस करना है ना, साइनाइड को। ये ना पता है आपको? एक सेकेंड, इसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिकली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसको हमको डिस्कस करना है। जस्ट लाइक आपने कभी रियलाइज किया होगा रियल लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डबल फेसेस इंसान होते हैं। मीन्स आपके साथ थोड़ा हंस के बात करेंगे, किसी दूसरे के साथ गुस्से होकर बात करेंगे। अब उनके साथ अलग बॉन्डिंग होगी, आपके साथ अलग बॉन्डिंग होगी। ऐसा आपने नोटिस किया होगा रियल लाइफ में ना। तो यही हमारा क्या होता है? साइनाइड होता है। साइनाइड क्या करता है? दोनों साइड से अटैक करता है। जस्ट लाइक कार्बन से भी अटैक करता है और नाइट्रोजन से भी अटैक करता है, दोनों साइड से अटैक करता है। अब डिपेंड करता है कि अगर अटैक करेगा कार्बन की साइड से, तो ये जो एल्काइल, वो जो उसका जो कंपाउंड का नाम होगा उसे हम बोलेंगे क्या होगा? वो एल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन की साइड से अटैक करेगा, तो यहां क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। इसे बोला जाएगा NC। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाएगा? आइसोसाइनाइड। अगर इधर से अटैक किया तो एल्काइल साइनाइड बोला जाएगा। क्लियर? सेम कंडीशन इसके लिए भी क्रिएट होता है। जस्ट लाइक ये अटैक करेगा अगर नाइट्रोजन के साइड से, तो ये होगा हमारा क्या? RnO2। अगर ये ऑक्सीजन के साइड से अटैक करेगा तो एल्काइल नाइट्राइड बोला जाएगा और इसे बोला जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिकली आपको शायद लेस चांस हो कि ये आपसे कुछ पूछा जाए, बट डेफिनेशन में भी आ सकता है। और इस कॉन्सेप्ट से आपको कोऑर्डिनेशन का जो यूनिट है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर हुआ आपको? चलिए थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको।
हाँ, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब आपको ये समझाना है, समझाना नहीं है, ये क्या है हमारा साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। अब साइनाइड ग्रुप को देखो, डबल फेज का इंसान देखो साइनाइड का, ये भी डबल फेज का इंसान है, ठीक है। अब सेम कंपाउंड है ना, सॉरी सेम साइनाइड है ना। अब देखो ये अगर कार्बन के साथ अटैच हो रहा है थ्रू दी कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, यही सेम कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, एल्काइल साइनाइड हो रहा है। लेकिन यही सेम अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, सेम होगा, अगर फॉर्मूला रखोगे तो सेम होगा। बट वहां पे कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया जाता है कि जब बॉन्डिंग हो रही है ना, तो बॉन्डिंग एनसी दिखाता है, मीन्स ये दिखाता है कि आपका जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन ने किया है। अगर सीएन दिखा रहा है तो आपका जो बॉन्डिंग है वो कार्बन ने किया है। जब कार्बन बॉन्डिंग करेगा तो एल्काइल साइनाइड होगा, अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग किया तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड। क्लियर। अब देखिए अब हमारा क्या है, नाइट्राइट ग्रुप को हमको समझना है। इसमें अटैक अगर ऑक्सीजन की साइड हो रहा है तो अल्काइल नाइट्रेट हो जाएगा, देन आफ्टर अगर नाइट्रोजन की साइड से अटैक हो रहा है तो नाइट्रो एल्कीन हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, नोट्स आप क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट में हमको डिस्कस करना है टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, उसके साथ अटैच करेगा, ठीक है। अब जब उसके साथ अटैच करेगा तो उसके पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, ठीक है। अब वो ग्रुप लीव आउट करेगा तभी ना वो रिएक्शन करेगा, इसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी वजह से हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर कर रहे हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है SN1 रिएक्शन एंड एक सेकंड वन होता है SN2 रिएक्शन। इसका फुल नेम मैक्सिमम कभी कभी रैंडमली लोग पूछ दिया करते हैं, एग्जाम में तो कभी नहीं आया इसका फुल नेम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम यूज करेंगे SN2 के लिए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम यूज करेंगे SN1 के लिए। ये सर बार बार कंफ्यूजन होता है ना एज ए स्टूडेंट आपको, ये सर यहाँ पर ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, वन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे इसलिए हम वन स्टैंड कर रहा है, नहीं, वन इसलिए स्टैंड कर रहा है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो जिसको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस आपको याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है ना, वो किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर होगा तो दोनों रिएक्टेंट के दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, नाम आपको क्लियर, फुल नेम इसको क्लियर हो गया ना, SN1 SN2 का। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं इसके डेफिनेशन को। सर SN1 रिएक्शन बेसिकली होता क्या है और कैसे इसका रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसको हमको दिखना है। मोस्टली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स आप प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक रिएक्शन लिखना होगा। ये हमारा बेसिक सा रिएक्शन, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, बेसिक सा रिएक्शन हमको लेना है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, आपको जो अच्छा लगे उस जो न्यूक्लियोफाइल से 10 एग्जांपल दिया था मैंने आपको ना, उसमें से आप रिएक्शन को, उसमें से आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर लीजिए। एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, व्हाटएवर यू लाइक यूज करके आप रिएक्शन को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जस्ट लाइक हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, RNU, एंड देन आफ्टर ये X रिमूव होगा, ठीक है। तो यही होगा SN1 reaction is a nucleophilic substitution reaction in which the reaction occur in the two step and the rate depends only on the concentration of one reactant। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रेट का रिएक्शन है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो रेट है, सॉरी रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड करेगा किसी एक रिएक्टेंट पर। आप बताओ सर इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, तो ये हमको क्लियर कब होगा, जब हम स्टेप वाइज रिएक्शन को क्लियर करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास स्टेप 1, ठीक है, यहां क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, यहां फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन का। तो ये आप पेरेंट्स रिएक्शन लिखो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आपको अच्छे से रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड वन स्टेप होगा कि इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, उसी से हमको रेट डिटरमाइन कर पाते हैं, उसी स्टेप से हम रेट डिटरमाइन कर पाते हैं। सेकंड स्टेप से हम इसलिए रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अभी हमको क्लियर करेंगे। जस्ट लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसको रिएक्शन कराएं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, ये क्या है हमारा H, देन आफ्टर C, ये होगा हमारा क्या CH3, ये होगा H।
ये है Cl के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं जस्ट लाइक अगर हम KOH से रिएक्शन कराएं, ठीक है, क्लियर ना। ये KOH के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि सर ये SN1 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। देन आफ्टर इसमें होगा क्या, ये हमारा क्या है CHCH3 और यहाँ पर क्या है बच्चा हमारा H, और इसके बाद इस Cl को बाहर जाना है, Cl को बाहर जाना एज अ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट वन हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा OH। क्लियर आपको, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि सर इसमें जो रेट है ना वो ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करने वाला है सर। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है ना कि ये जो रिएक्शन फॉलो कर रहा है वो 2 स्टेप रिएक्शन फॉलो कर रहा है। आपने तो एक ही दिखाया है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या है? इन द फर्स्ट स्टेप बेसिक्स या फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द SN1 रिएक्शन, लिविंग ग्रुप अटैच द कार्बन एटम। जो लिविंग ग्रुप है वो कार्बन के साथ अटैच है। आपने देखा जो Cl है, Br है, X है, वो कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट में हमको दिखना है विद द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लीव्स आउट करेगा। यहां से देखिए आप, लीव्स आउट करेगा, यहां से क्लियर होगा अभी आपको। ये यहां से बाहर जाएगा, जब यहां से बाहर जाएगा तो यहां पर जो हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, ये कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। इसके लिए आपको होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ाया गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ाया गया। उसमें आपको, या फिर आप बोलते हो कि होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन। यहाँ पर क्या होता है, जो होमोलिटिक होता है ना वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो हेटेरोलिटिक होता है, इसको क्लियर करिए, इस पॉइंट को। कार्बोकेटायन, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एटम A है और एटम B है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ है। अगर हेटेरो होगा, हेटेरो मीन्स कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर चला जाएगा। लेट्स सपोज कि B इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो B क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर चला जाएगा। किससे लेकर चला गया, बेचारा। ये है क्या हमारा बेचारा, इस बेचारे को बोलते हैं कार्बोकेटायन। समझ में आया? ये हमारा क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन होता है। अब सर ये भी तो हो गया ना, तो ये हो गया हमारा कार्बन आयन और ये हो गया हमारा क्या, कार्बोकेटायन। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वो होगा कार्बन आयन, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो होगा कार्बोकेटायन। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा क्या है, होमोलिटिक फिजन। अब होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, बेसिकली जितने भी होमोलिटिक फिजन्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ये देखो सनलाइट का अच्छा सा प्रॉपर्टी देखो, ये इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर देता है। इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल, इसमें क्या होता है, जो फिश हुक एरो दिखाया जा रहा है इसमें सिंगल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां से क्या होगा, जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन है वहां से सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किसी पर्टिकुलर एटम के पास, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये कार्बोकेटायन है। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप 1, जिसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कार्बोकेटायन का। तो हम रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है। अब देखो दिस स्टेप इज स्लो, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, इसलिए आप इसको बोलोगे सर यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसी को शार्ट में बोला जाता है बच्चा क्या, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? अब इस रिएक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल हमने लिया था ना, क्या लिया था, CH3 और यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर क्या है H, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये लिया गया है ना। अब इसको रिएक्शन कराना है KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। बट हमने रिएक्शन करा लिया, स्टेप 1 हमको दिखाना है। स्टेप 1 हमको दिखाना है कि ये जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। अब इस स्लो स्टेप रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये बाहर जाएगा, जस्ट लाइक ये हमारा होगा C और यहाँ क्या होगा CH3 और यहाँ क्या होगा H। अब ये Cl ना इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी को बोलते हैं सर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। ये बाहर जा रहा है और इसके पास चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर? एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्लो स्टेप है ना, अब इसी से हमको रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K
कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन किसका, इसका CH3H, देन आफ्टर हमारे पास क्या हो जाएगा Cl, ठीक है ना, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा क्या है, रेट है। तो रेट हमारा क्या हो गया बच्चा, रेट होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। एक सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकेंड बच्चा लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। क्लियर, ये रिएक्शन आप कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट वन में डिस्कस करें। ओके गुड, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप नंबर 2 में अब जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, ये KOH है ना, ये ब्रेक करेगा, ये होगा प्लस चार्ज में, ये होगा हमारा क्या, माइनस चार्ज में, ठीक है। अब ये ब्रेक करेगा, अब जो ये है ना, यही न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ना, मींस कार्बोकेटायन, बेचारा कार्बोकेटायन है ना, उस पे अटैक करेगा। जब उस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब समझिए डेफिनेशन में, इन द सेकंड स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, इसमें क्या होगा, देखिए, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स the positively charged carbocation to form the substitution product. This step is fast because carbocation is highly reactive. ये स्टेप फास्ट होगा, क्यों, कार्बोकेटायन मोस्ट रिएक्टिव है। थोड़ा इसका रिएक्शन को हम देखते हैं, कैसे इसके रिएक्शन को परफॉर्म करना है। आपने क्या किया, अभी जस्ट आपने ये किया कि KOH जो है हमारा, वो क्या हो गया, ब्रेक हो रहा है किसमें, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही ब्रेक हुआ ना। अब हमको जो स्टेप 1 में मिला है, जस्ट लाइक हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H, एंड देन आफ्टर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट लाइक हमारे पास OH, ये अटैक करेगा। ऑब्वियसली यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है ना, CH3, और हमारा क्या हो जाएगा H। और यहां पर आप क्या लिखोगे, सर ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, KOH होगा। ये आपको रिएक्शन समझ में आया, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आप ये बताओ। क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर ये फर्स्ट स्टेप क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये सर सेकेंड स्टेप क्यों फर्स्ट रिएक्शन है, रेट डिटरमाइन नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक, कुछ नहीं बोलना है हमको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, फिर से देखिए, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अब आपको दिखाई दे रहा है, फिर से देखिए, दिखाई दे रहा है, फिर से देखिए, दिखाई दे रहा है। तो आप इसके रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, आप इसके रेट को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, इस स्लो से इतना स्लो जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, बट इसको नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इसको स्लो करना होगा। इसलिए आपको बार बार क्लियर किया जा रहा है कि जो स्टेप मीन्स जो रिएक्शन का स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, जो फास्ट होता है उससे हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके पीछे फिजिकली जो रियल लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया, यही रीजन होता है। अब ये रिएक्शन सेकंड स्टेप फास्ट क्यों हो जाता है, क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना है ना, कार्बोकेटायन क्या होता है, वो भूखा है, क्या है, भूखा है, उसको चाहिए है खाने को कुछ, न्यूक्लियोफाइल है वो खाने को, ठीक है, वो दौड़ के जाएगा, मुझे खाना है, ऐसा वाला जाएगा। तो कार्बोकेटायन को हमने बोला बेचारा, ठीक है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो तेजी से रिएक्शन करेगा, तेजी से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ, तो वो प्राइमरी एल्काइल अल्कोहल बनाएगा, मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, किससे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, गुड। अब देखो जरा, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना एक और है कि ये जो OH है ना, ये इस साइड से अटैक करेगा, ठीक है, और सेकेंड टर्म कंडीशन ये भी हो सकता है कि OH इस साइड से अटैक करे, पीछे से अटैक करे। तो हम देखते हैं इसके दो कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है,
कहां से? बैक साइड से अटैक कर रहा है। अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा जस्ट लाइक ये हो गया H यहां चला जाएगा और इसके बाद OH यहां आएगा, कार्बन हमारा है, और क्या है? OH। ठीक है, ये बैक साइड से अटैक किया और ये क्या है? फ्रंट साइड से अटैक किया। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये 50% इसका भी पॉसिबिलिटीज है और 50% इसका भी पॉसिबिलिटी है। अब इस टॉपिक को अगर सेम साइड से अटैक कर रहा है, जस्ट लाइक ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसी साइड से, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसी साइड से, तो आके यहां से जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया ना, तो ये सेम साइड आके जिधर से लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है उधर आके जुड़ रहा है, तो ये बोलते हैं इसको रिटेंशन। मीन्स अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रखा हुआ है। लेकिन अगर यही लिविंग ग्रुप पीछे से आके अटैक कर रहा है, मीन्स पीछे से अटैक कर रहा है, फिर से पीछे से अटैक कर रहा है, कहां से? जहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, ये पीछे से जाके अटैक कर रहा है। जब पीछे से जाकर अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया ना, पहले यहां था लिविंग ग्रुप, अब ये पीछे जाके अटैक करेगा, ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जा रहा है जैसा कि रिएक्टेंट में था तो उसे हम बोलेंगे क्या? रिटेंशन। जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन। और इन दोनों मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी पॉसिबल है, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? गुड। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ SN1 रिएक्शन। बेसिकली इसको तो हमने अब अच्छे से डिस्कस किया है, बस ओवरऑल थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली कभी कभी क्या होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म अकर इन 2 स्टेप। ऑब्वियसली ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है, SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? 2 स्टेप को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली ये नोट्स प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप लोग। ये SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में जो होता है वो SN1 रिएक्शन थर्ड पॉइंट पे जो है SN1 रिएक्शन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? आपको बताया गया द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। केवल एक सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स जो रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब देखो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बना जाता है, ये होता है इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टर्सरी कार्बोकेटायन गिव द फास्टर SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्यों देता है? देखो ना यार, टर्सरी है, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी है, ये हमारा क्या है? प्राइमरी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझो। फिर उसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, तो जो आयोडीन है ना वो सबसे फास्टर रिएक्शन देगा। ठीक है, ये फास्टर रिएक्शन देगा देन आफ्टर ये। ठीक है, ये नीचे वाला जो होता है आपको बताया जाता है कि जो हेलो ग्रुप होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ही SN1 SN2 पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अगर वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है SN1 SN2 पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप सोचो ना, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना, हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये रिटेंशन, इन्वर्जन, व्हाटएवर, ये सब पढ़ना नहीं होता, कितना अच्छा होता ना। बट क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमको जो दिया गया है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर और अल्कोहल, यही 2 मैक्सिमम रिएक्शन करते हुए आपको दिखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन में। ठीक है ना, ये मोस्टली आपको ऐसा नहीं कि यही दिखेंगे, बस ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होते हैं वाटर एंड अल्कोहल। क्लियर हुआ? SN1 क्लियर हुआ प्रॉपर कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। बस ये क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है कि ये सर टर्सरी क्यों ज्यादा देगा, सेकेंडरी क्यों कम देगा, प्राइमरी क्यों कम देगा? रीजन बिहाइंड दैट कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी, कंपेरिजन टू प्राइमरी। ये सर मोर स्टेबल क्यों होता है? फिर से क्वेश्चन आ गया ना, ये सर मोर स्टेबल क्यों होता है? इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? SN2 रिएक्शन। फिर आपने बोला कि सर आप तो बहका रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो कि क्यों स्टेबल होता है। यही ना हम डिस्कस करेंगे, जब इसका SN2 का आएगा ना तब दोनों को साथ में लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। ठीक है ना, चलिए। लेकिन आपको एक टर्म आपको हमेशा ऑलवेज रिमाइंड करना होगा खुद के लिए कि जो SN1 रिएक्शन में टर्सरी मोर स्टेबल होता है, सॉरी गिव फास्टर रिएक्शन बिकॉज कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन को बोलना है कि कार्बोकेटायन जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है मोर स्टेबल होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा वो क्या
फर्स्ट रिएक्शन देता है, ठीक है ना। SN2 को हमको देखना है। SN2 मीन्स आपको तो नेम पता है अच्छे से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रैकेट में बाइमॉलिक्यूलर। देखिए SN2 रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच, एक सेकेंड, हाँ, इन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक द सब्सट्रैक्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पर, सब्सट्रैक्ट पे, एंड द लिविंग ग्रुप लिव्स साइमल्टेनियसली, मींस ये क्या होगा इन अ सिंगल स्टेप, मींस क्या होगा ये साइमल्टेनियसली होगा एक साथ। ये न्यूक्लियोफाइल अभी क्या हो रहा था कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर दूसरे स्टेप में जाके कार्बोकेटायन रिएक्शन कर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मूवी का इंटरवल आ गया। मूवी का इंटरवल ये है कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप बाहर जैसे होगा, जैसे अब लिविंग ग्रुप वो वाला आ गया, गुस्सा वाला, कि आप आओगे तब मैं जाऊंगा, ये जब लिविंग ग्रुप यहाँ आएगा तब जाके ये बाहर जा रहा है, पहले नहीं। अच्छा वो आ रहे हैं ऐसा देखकर नहीं, जब वो पास आ जाएंगे कि हाँ यहीं आने वाले हैं तब वो उठेगा सोफा से। अब माइंडसेट यहाँ लगाओ कि आप सोफा पर बैठे हो, ठीक है, कोई दूर से आ रहा है तो आप बोलोगे जब तक वो सोफा के पास नहीं आएंगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ, ऐसा ना, जब तक वो सोफा के पास नहीं आएंगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। तो यही तो मैटर है कि जब वो पास आएंगे फिर आप उठेंगे, यही कहानी ये लिविंग ग्रुप इसमें करता है। SN2 रिएक्शन में थोड़ा ये अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ ना, एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एंड देन आफ्टर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि हाँ जो SN2 रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। क्यों करता है, ऑब्वियसली क्यों करेगा, अच्छे से पता है ना, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। एक जनरल रिएक्शन लिखा जाए, हाँ एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जस्ट लाइक इसमें बेसिकली होता क्या है कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, ये सिंपल रिएक्शन आप लिखो, हर में आप सिंपल रिएक्शन लिखो। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है, आप यहाँ क्या लिखो, SN2 रिएक्शन लिखो, ठीक है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। आपको यहां से क्लियर नहीं होगा कि सर ये कौन सा रिएक्शन है, यहां से क्लियर नहीं होने वाला है, जब आप इसका मैकेनिज्म करोगे तब क्लियर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं, CH3CH CH3 एंड देन आफ्टर X देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में कौन सा यूज करें, सेम यूज करें OH को, मीन्स KOH। आप NaOH भी यूज कर सकते हो। ये क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3H CH3 और यहाँ क्या होगा, OH, लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है। यहां से कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, दिखना चाहिए डिफरेंस ना, एक डिफरेंस आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ यहां तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ऐसे, एक सेकेंड, आपको यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे दिखाना है, ये फिर आपको दिखाना है, ये न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ दिखाना है और R को यहाँ दिखाना है। अब CH3 लिया गया है ना, तो CH3 दिखाना है। न्यूक्लियोफाइल क्या लिया गया है, OH है, और यहाँ क्या होगा, OH। X बाहर किया जा रहा है, आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, ये रिएक्शन है। फिर आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जहां से लिविंग ग्रुप बाहर हुआ वहां OH नहीं आ रहा है, इसके बैक साइड से आ रहा है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यही तो बेस पॉइंट है इस SN2 रिएक्शन का, ये जहां से लिविंग ग्रुप बाहर होता है ना वहां जाके अटैच नहीं करेगा, ये बैक साइड से अटैक करने वाला होता है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, मैं इसको क्लियर करूंगा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है इसका, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म हमको बताने वाले हैं, ठीक है, बट आप इसको कॉपी करिए। ओके कॉपी, ओके। नेक्स्ट में हमको चलना है मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन आफ्टर हम रिएक्शन को मैकेनिज्म समझते हैं। SN2 रिएक्शन अकर इन वन स्टेप में अकर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक सिमिलटेनियसली अटैक एंड द लिविंग ग्रुप। वो क्या होगा, ये सिमिलटेनियसली होगा, अटैक साथ में होगा, लिविंग साथ में होगा। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम टू फॉर्म अपोजिट साइड, atom from the opposite side while the living group leaves the same time। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है एक सेकंड के लिए, पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाहर से कोई कुछ बुला रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में यार आपको फिर से वापस समझना है। क्या समझना है, जो सेकेंड स्टेप है ये हमको फोकस करना होता है कि जो अटैकिंग होगी और जो लिविंग ग्रुप बाहर होगा दोनों साथ में होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो
कार्बन के पास लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, यहां से कार्बन लिविंग ग्रुप लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दोनों एक साथ होने वाले रिएक्शन में, ठीक है, सिमुलटेनियसली होने वाले हैं, और जो अटैकिंग ग्रुप है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। हम इसके जनरल रिएक्शन को समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके जनरल रिएक्शन को समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, ये CH3 CH, यही हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे पास Cl है, ठीक है, आप Cl यूज कर सकते हो। अब फिर उसके बाद KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डैश लाइन से दिखाएं तब समझ में आएगा कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है। इसको भी हम क्लियर करेंगे, आप यहां पर पहले लिख लो, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, आराम से समझना, एकदम आराम से, ठीक है, आप ऐसे सिंपल से लिखो, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है। C है हमारा, H है, फिर उसके बाद CH3 है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, CH3 है। ये तो पहले से प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट होगा उसके लिए हमको कुछ नहीं सोचना है। अब जो हमारा लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है वो है Cl। अटैकिंग ग्रुप जो हो रहा है वो बैक साइड से अटैक करने वाला है ना, ये हमारा होगा OH। ये कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, समझो जरा, फिर से वापस एग्जांपल लेते हैं। अब लिविंग ग्रुप इधर आएगा, लिविंग ग्रुप इसके पास आने वाला है। जब लिविंग ग्रुप एक टाइम, आप समझो ना, शायद 1 सेकंड के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए या फिर माइक्रो सेकंड के लिए, एक ऐसा कंडीशन तो जरूर होगा जब ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों उस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाए रखेंगे। थोड़े समय के लिए होगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी माइक्रो सेकंड के लिए यूज होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन जरूर होगा कि जहां पर ये थोड़ा सब लोग एक साथ बॉन्डिंग होंगे, फिर कुछ समय के बाद ये क्या होगा, Cl बाहर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये Cl बाहर हो जाएगा, जब Cl बाहर हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, COH इस साइड से आ जाएगा, OH, एंड देन आफ्टर हमारे पास H, देन आफ्टर हमारे पास क्या होगा, CH3, और यहाँ होगा CH3, और Cl क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। क्लियर हुआ रिएक्शन, ठीक है। ये अपोजिट साइड अटैक किया है। जब अपोजिट साइड अटैक कर रहा है, ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अब सेम है, तो आप बोलोगे नहीं सर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, रिटेंशन होगा, ऑब्वियसली रिटेंशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये इन्वर्जन होगा, इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, मींस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा, हमारा इन्वर्जन शो करेगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ आपको, ओके। नेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा भी इसको डिस्कस करना है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सबसे फास्टर रिएक्शन देगा, प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा, टर्सरी देगा। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी कैसा देगा, टर्सरी कैसा देगा, इसको डिस्कस करना है। यही जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी क्लियर होगा और इसका भी क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखना होता है। क्यों, क्योंकि हमको यही डिस्कस करना होता है ना कि सर ये आता है SN1 और SN2 रिएक्शन का डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में, ये हमको समझना है। देखिए फर्स्ट क्या है, सेम जैसा हमने SN1 में पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म अकर इन 1 स्टेप। कितना स्टेप में होता है, 1 स्टेप। उसमें SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेकेंड वन क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया एंड लिविंग ग्रुप लीव्स साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ, तो साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है, नो कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। तो सर यहाँ पर क्या बनता है, ऑब्वियसली आपसे कौन पूछ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। SN2 रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमको डिस्कस करना था, ठीक है ना। आप वहां पर लिख लीजिएगा, मैं इसको भूल गया कि जो रेट होता है इसका, रेट इज इक्वल टू K, उसके बाद क्या था हमारा CH3 CH, यहाँ पर क्या था CH3 Cl, इस पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, KOH पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आप रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब इसमें कॉन्सेप्ट ट्विस्ट ले लिया, फिर से इंटरवल आ गया कि SN2 में ना जो वो प्राइमरी है वो फास्टर रिएक्शन देगा,
देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, बिहाइंड द रीजन केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे ना, इसलिए तो हैं हम। देखिए प्राइमरी हेलो एल्केन्स सो फास्टर SN2 रिएक्शन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये फास्टर रिएक्शन देगा, रिएक्शन ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब SN2 का जब आपको बताना होगा, ये टर्म आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज करना होगा। SN1 में आपने क्या यूज किया, कार्बोकेटायन, लेकिन SN2 में आपको यूज करना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मींस CH3 ग्रुप को देखो, ज्यादा CH3 ग्रुप रहेगा तो वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सिर्फ SN2 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कम एल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब कम भीड़ रहेगा तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक रहेगा तो रिएक्शन इजीली होगा। अब बिहाइंड द रीजन ये भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इन द SN2 रिएक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम, कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं हुई है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट में अब हमको डिस्कस करना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अब समझना है आपको कि आपको रिएक्शन शो आप कैसे करना है। ये है हमारा SN1 रिएक्शन और ये है हमारा SN2 रिएक्शन। अब आपको एक वेज लाइन और डॉटेड लाइन पे केयर करना है। ये हमारा क्या है, वेज लाइन है, और ये हमारा क्या है, डॉटेड लाइन। एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, डॉटेड लाइन। अब आपको दिखाया जा रहा है कि सर यहाँ पे तो 5 बॉन्ड है, नहीं, आपको ये बॉन्ड फोकस नहीं करना है अभी, एक सेकेंड, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ फोकस करना है। अब लिविंग ग्रुप अटैक करेगा बैक साइड से, मीन्स ये वेज लाइन हो गया, और ये अभी तो ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो इसको दिखाया गया जैसा मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेज लाइन पे आके OH जुड़ेगा, नहीं सर, वेज लाइन पे अगर जुड़ जाएगा तो रिटेंशन हो जाएगा, तो कहाँ जुड़ेगा, डॉटेड लाइन पे जुड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा OH है वो कहाँ जुड़ रहा है, डॉटेड लाइन पे जुड़ रहा है। ये सिर्फ आपको डॉटेड लाइन दिखाया गया, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पर OH दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर CH3 दिखाकर यहाँ पर H दिखा सकते हो, लेकिन आप ऐसा मत दिखाना, आपको सिर्फ यही फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर आपको मन में क्वेश्चन होगा, जो सर इससे पहले आपने रिएक्शन दिखाया उसको हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप यूज करिए रिएक्शन को, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए, जो प्रॉपर्टी मीन्स ये वेज लाइन पे था ना, वेज लाइन पे था तो ये OH ग्रुप अगर वेज लाइन पे आता तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, तो रिटेंशन हो जाता, बट OH ग्रुप डॉटेड लाइन पे आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है ना, दैट्स मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन में 50-50 चांस जो हमने डिस्कस किया था, आपको देखना है। देखिए ये किस पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस पे है, वेज पे है, ये किस पे है, डॉटेड लाइन पे। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो गया ना, अगर ये अटैक कर रहा है फ्रंट साइड से, अटैक कर रहा है कहाँ से, बैक साइड से, अगर देखिए ये क्या है, हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट स्टेप हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, यही फोकस करना। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो यहाँ ये बॉन्ड बनेगा, अगर बैक साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड मींस आप समझो जरा, फ्रंट साइड मींस ये हमारा क्या है, वेज है, वेज पे अगर OH आ रहा है, देखिए वेज पे OH आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटेंशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। अगर ये क्या हो गया, बैक साइड मींस डॉटेड पे OH आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो 50% इसका चांस होता है और 50% इसका चांस होता है, और इन दोनों मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन या फिर बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, या इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। आई थिंक आपको SN1 SN2 क्लियर समझ में आ गया, बस एक कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है सर, उस कॉन्सेप्ट को दूर करिए, ठीक है ना। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, दोनों को डिस्कस करना है, ओके। एक सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, प्राइमरी का, कि सर प्राइमरी वाला डिस्कस करिए कि जो हमारा टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, इसमें टर्सरी कार्बोकेटायन, सॉरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्यों फास्टर रिएक्शन दे रहा है, ये हमको समझना है। तो आपको ये समझना है कि फास्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन क्यों दे रहा है SN1 रिएक्शन, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो कार्बोकेटायन जब सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन देता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वही फास्टर रिएक्शन देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं पहले, ये हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज कार्बन के पास, ये हमारा क्या है CH3, ये हमारा क्या है CH3, ये हमारा क्या है CH3, क्लियर। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज, ये है
H CH3 CH3। सेकेंड वन हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा H, यहाँ होगा H, यहाँ होगा CH3। यही डिस्कस करना है, ठीक है। कार्बोकेटायन को मैंने बोला कि कार्बोकेटायन एक क्या है, समझ लीजिए कार्बोकेटायन दो लोग हैं ये, ठीक है, ए है और एक क्या है, बी है। आप ऐसा समझो, जो हमारा ए है इसको पैसा देने वाला बहुत लोग आ रहा है, इसके पास पैसा, दोनों के पास पैसा नहीं है, इसके पास भी पैसा नहीं है, इसके पास भी पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास पैसा देने वाला बहुत लोग है और इसके पास सिर्फ दो लोग हैं। सेटिस्फाइड कौन रहेगा, किसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? जिसको पैसा देने वाला बहुत है। पैसा कौन देता है? जिसके पास पैसा होता है। अब देखिए इसमें ये तो पैसा रियल लाइफ हो गया ना। अब यहाँ पैसा का मतलब ये होता है कि एक इफेक्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा था, वो क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और एक शो करता है, सॉरी, एक शो करता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यही कंडीशन है। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत लोग हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 लोग हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 1 लोग हैं, ठीक है ना, एक ही लोग हैं। तो अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली सर ये होगा, टर्सरी वाला होगा। इसलिए जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो फास्टर रिएक्शन देता है। आया समझ में? बताइए आप, आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस जो CH3 होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। माइनस आई ग्रुप मतलब NO2 जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बाहर से जहां भी लगता है वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मीन्स अगर इनके पास पैसा नहीं है और ऐसे ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो ये बेचारे डिस्टेबल हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा क्यों टर्सरी कार्बोकेटायन, सॉरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड फास्टर रिएक्शन देता है। क्लियर? नेक्स्ट वन में अब हमको ये डिस्कस करना है कि सर सेकेंडरी का क्लियर कर दीजिए कि जो सेकेंडरी में होता है प्राइमरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्सरी। सेकेंडरी नहीं, SN2 रिएक्शन में यही होता है ना। अब देखिए SN2 रिएक्शन में हमको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आपको समझना है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, OH। क्लियर समझना, सॉरी यहाँ OH नहीं होगा, यहाँ हमारे पास क्या है C और ये है H, यहाँ है हमारे पास CH3 और ये है CH3, ठीक है, और इसके पास क्या है Cl। एक सेकेंड आप समझो जरा, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, CH3, ये हमारा होगा CH3 और यहाँ होगा Cl। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl और यहाँ होगा CH, दोनों हो गया यही सेम। एक सेकेंड, ये हमारा होगा फर्स्ट, ये होगा हमारा CH3 और यहाँ होगा CH3 और होगा CH3। क्लियर है ना? ये टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अब आप ये बताओ कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होता है, न्यूक्लियोफाइल जब भी SN1 में SN2 रिएक्शन में अटैक करेगा वो इस साइड से अटैक करेगा, जस्ट लाइक OH। इस साइड से अटैक करेगा OH, इस साइड से अटैक करेगा OH, ठीक है। अब क्लियर करो आप। अब जब ये अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो ये इनको बोलेगा कि थोड़ा साइड हट जाओ। ऑब्वियसली ये हाईली रिएक्टिव, वो नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इनको साइड बोलेगा तो साइड हट जाएंगे। लेकिन ये कार्बन दोनों तो सेम है ना। अब जब ये इनके पास आएगा बोलने को साइड हटेंगे, रियल लाइफ में कनेक्ट करेगा, आराम से रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ये हमारा OH है ना, OH जब इसके पास आएगा कि मुझे इस जगह पे रहना है, आप साइड हट जाओ, तो ये साइड हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये CH3 इस CH3 से बोलने जाएगा कि आप साइड हट जाओ, तो हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि दोनों की पावर जो होगी वो सेम है। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ समझिए। अब यहाँ पर देखिए CH है ना, एक ही, इसके पास तीनों ग्रुप सेम ही सेम है, इसलिए जो पावर लगाना होगा तो बहुत मुश्किल होगा, ये कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन अब ये क्या है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर H है, तो अगर ये इसको हटा रहा है कि साइड हट जाओ, तो ऑब्वियसली H छोटा है ना, ये साइड हट जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आसान इसमें रिएक्शन होगा, और इसमें सब लोग, इसके पास H है, इसलिए ये आसानी से हट जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे रिएक्शन से। और इसके पीछे रीजन यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स मोर एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, मोर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द
टर्सरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड देन आफ्टर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमको समझ में आएगा कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इस कार्बन पे वो क्या है, लेस है। इस कार्बन पे इससे कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा है, इस कार्बन पे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। समझ में आया? इसकी वजह से ये जो हमारा प्राइमरी है वो क्या होगा, फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? ओके, डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझना होगा। एक सेकंड के लिए डेफिनेशन समझ लें, फिर उसके बाद हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए, व्हेन अ हैलो एल्केन्स कंटेनिंग, समझिएगा कि कोई एक हैलो एल्केन है कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन। अब सर प्रॉब्लम ये हो गया कि हमको बीटा हाइड्रोजन नहीं पता है कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन, मतलब KOH NaOH के साथ हम हीट करते हैं। प्रॉब्लम यहां आ जा रही है कि हमारा बीटा हाइड्रोजन क्या होगा सर, जब तक हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता चलेगा, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता चलेगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये रिएक्शन तो हो गया, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब सुनो, उसी बीटा कार्बन से हमको एलिमिनेट करना है, किसको, हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। अब ये आ गया हमारा ट्विस्ट कि अल्फा कार्बन से हमको हैलोजन को बाहर निकालना है और बीटा कार्बन से हमको हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। हैलोजन हाइड्रोजन दो कॉन्सेप्ट रखना है कि हमको, देखिए रिएक्शन तो ऐसे कराना होगा जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अल्फा कार्बन से हैलोजन को बाहर करना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करना है, हैलोजन हाइड्रोजन को बाहर करना है। जब आप बाहर करोगे फिर वो इलेक्ट्रॉन वो बाहर हो जाएंगे और अपना बॉन्डिंग देंगे, डबल बॉन्ड एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन का। आई थिंक ये तो आपको लिए हाइपोथेटिकल हो गया ना कि सर ये तो हाइपोथेटिकल हो गया, आप रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करें। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये बीटा एलिमिनेशन करके दे देगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। सोचना होगा कि ये बीटा एलिमिनेशन मैंने पढ़ा था कि नहीं, कभी पढ़ा था, याद ही नहीं आएगा। ये ऐसा वर्ड ही है बीटा एलिमिनेशन, ऐसा दे देगा ना फिर आपको लगेगा ये तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन हार्ड नहीं है, क्या है, बहुत सिंपल है कि हमको ऐसे हैलो एल्कीन के बारे में सोचना है कि जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, उसको KOH के साथ मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराना है, हीट करना है। जब आप हीट कर दोगे तो सिंपल सा है कि आपका जो बीटा है वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जो अल्फा कार्बन है वहाँ से हैलोजन निकलेगा, निकलने के बाद एल्कीन बनाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और एक स्पेशल नेम्ड रिएक्शन होता है, इसको देख लीजिए, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ना, अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल, और इसे ही बोलते हैं सेडजेव रिएक्शन। आया समझ में? अब इसमें देखो इनका जो रूल होता है, ये बोलते हैं ना कि अगर सिमेट्रिकल मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिमेट्री है, ठीक है, मींस एल्कीन के पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप है। अगर एल्कीन के पास CH3 ग्रुप है, दोनों एल्कीन के पास, ये देखो ना डबल बॉन्डेड बना है, एक सेकेंड, डबल बॉन्डेड बना है। अगर इसके पास एल्कीन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप देखो दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब ये है तो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा कंपैरिजन टू इसके। आया समझ में? चलो क्लियर हुआ? इस रिएक्शन को हम यहां से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन हैलो एल्केन्स, सेम डेफिनेशन है ना, हमको वो साइड करना है, हमको ये सिर्फ रखना है कि बीटा हाइड्रोजन है ना इसके पास, यस, एक सेकेंड, बस डिफिनेशन में ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ना, विजिबल नहीं है, अब विजिबल होगा। इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ना, फिर इसके पास क्या है, अल्फा हैलो ग्रुप है। कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको अल्फा हैलो ग्रुप से Br को बाहर करना है, इससे बीटा को हाइड्रोजन बाहर करना है। जब आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, KOH के साथ रिएक्शन करा के आप हीट करा रहे हो, तो ऐसा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहां से ये बाहर होगा, यहां से ये बाहर होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो एल्कीन है, ये एल्कीन और ये एल्कीन,
इसके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, मीन्स मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो दोनों के पास मेथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या हो गया बच्चा? आईयूपीएसी नाम ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कार्बन कितना है? 4। ये तो आईपीएसी नेम आपको समझना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया ब्यूट 1 इन। अब ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, इसके पीछे समझो जरा। ये हमारा क्या है? एल्काइन, एल्कीन ग्रुप का। मैंने क्या बताया था? एल्कीन ग्रुप कहाँ गया, कहाँ गया? यही बताया था ना। एल्कीन ग्रुप के पास ये देखो, ये फिंगर आप फोकस करो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो मेजर होगा। अगर एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक लोग के पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, और इसके पास प्रेजेंट है नहीं, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप किसी एक एल्कीन के पास प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? रिएक्शन क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? ये पेरेंट्स रिएक्शन है उसका, ठीक है। चलो, सिरजेव रूल समझ में आ गया होगा। उर्ज रिएक्शन, इसको समझना है, सोचना है कि सर उर्ज रिएक्शन कभी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? ये हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्शन विथ मेटल, इसमें आएगा। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। रिएक्शन विथ मेटल मीन्स ये जो उर्ज रिएक्शन है ना, इसमें 2 एल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सर ये ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? प्रॉब्लम तो ये हो गया, पहले ही डिफिनेशन से पहले क्वेश्चन आ गया, सर ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली क्यों यूज करते हैं, देखिए ये मॉइस्चर में रिएक्शन नहीं करा पाएंगे आप। आपने कभी देखा होगा ना लैब में, जब वाटर होता है उसमें आप सोडियम का टुकड़ा ऐसे ही फेंकते हो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। तो अगर सोचो जरा, मॉइस्चर होगा, अगर उसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हमको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर ड्राई ईथर में इसलिए रिएक्शन कराते हैं क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो, स्मूथली रिएक्शन हो पाए, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? उर्ज रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसको रोट लर्निंग कर लीजिएगा। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड कपल टुगेदर, वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक क्या हो जाएगा? हायर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इथाइल हैलाइड का करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे बनता जाएगा। जो हम प्रोपाइल लेंगे उससे एक बढ़ के बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा? हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और साइड में 2NaX बाहर हो गया। सेम ऐसे ही डिफिनेशन लिखना। अब कंडीशन क्या है? ड्राई ईथर यूज एज ए सॉल्वेंट, सोडियम मेटल भी है, एनहाइड्रस कंडीशन ले रहे हैं, मॉइस्चर फ्री रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिएक्शन अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है? रिएक्शन मिथाइल है ना, इससे एथेन बनेगा। क्लियर? ये देखिए क्या है? इथाइल है, इससे क्या बन गया? 2 कार्बन, ब्यूटेन बन गया। समझ में आया? यही हमको रिएक्शन को फॉलो करना है और आपको अच्छे से इसको लिखना है। नोट्स बन गया? गुड। सेम है, एक सेकेंड। लास्ट वन एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं। रिएक्शन वो भी इसी का पार्ट है। एक सेकेंड, विजिबल नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड जस्ट लाइक अगर मैक्सिमम इसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है? RCl, एल्काइल हैलाइड। जब हम R यूज कर रहे हैं तो उसके बाद CH3 यूज कर देते हैं। क्या होगा हमारा? CH3I। इसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं मैक्सिमम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे क्यों हमने ऐसा लिया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? CH3MgI, ठीक है ना, यही यूज किया गया था ना। अब होता है दूसरा यूज कर लेते हैं, BrMg, सेम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हमारा क्या हो जाएगा? CH3MgBr, ठीक है ना।
ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा CH3, सॉरी किसका लिया जाए, Cl को। देन आफ्टर हम उसको Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन क्यों होता है, Mg और ये हो जाएगा हमारा Cl। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ये तुरंत रिएक्शन करता है। अब समझो जरा, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसे हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसे विक्टर ग्रिग्नार्ड जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल मिला था, ठीक है। तो ये किसी भी साइंस के फील्ड में नोबेल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब समझ लीजिए ना कि ये हायर पोजीशन होता है। ओके, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको इसको प्रिपरेशन करना है, इसका रिवीजन करना है। एंड थैंक यू सो मच।